हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा भटनेर आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। यूपीएससी के सिलेबस के अंदर हम सभी जानते हैं करंट अफेयर का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। करंट अफेयर के बिना यूपीएससी की कल्पना करना भी हमारे लिए बेमानी सी लगती है। इसी करंट अफेयर की सीरीज के अंदर आज हम आपके सामने एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है संवैधानिक और प्रशासनिक मुद्दे। पूरे पिछले साल के अंदर जितने भी हमारे पास विधान से संबंधित मुद्दे रहे होंगे तथा जितने भी हमारे पास प्रशासन से संबंधित मुद्दे रहे होंगे, हम उन सभी मुद्दों के बारे में डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जितना करंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को हम बड़ी डिटेल में करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि सर हमें कितना या कब तक का करंट हमें पढ़ना चाहिए। तो कब तक का या कितना करंट पढ़ना चाहिए, इसके बारे में यदि बात करूं तो लगभग यूपीएससी पिछले एक साल का करंट अफेयर हमसे पूछती है। जब हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था उसके बाद से लेके और जब हमारा नेक्स्ट एग्जाम होना है उसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सामने अराइज होते हैं। तो हम जो है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो लास्ट ईयर हमारा था 2021 का, तो पूरा करंट अफेयर पढ़ने की कोशिश करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। और जो हमारा ये साल चल रहा है, हमारा 2022 का जो ईयर चल रहा है, 2022 के ईयर के हम अप्रैल में पूरा मान लो कि जनवरी से लेके और पूरा अप्रैल, मोस्टली 15-16 अप्रैल तक का करंट अफेयर पूछा जाता है, तो मैं पूरा अप्रैल तक का जितना भी करंट अफेयर हमारे सामने होगा हम पूरे का पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं जो आपको करवाऊंगा जो हम एक हिसाब से बोलते हैं इंडियन पॉलिटी, जो पॉलिटी से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर होगा उसको मैं करवाने वाला हूं। और हमने उसको नाम क्या दिया है अभी, संवैधानिक तथा प्रशासनिक मुद्दे। संवैधानिक मुद्दों के अंदर यदि सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि क्या पिछले साल के अंदर संविधान में कोई संशोधन हुआ तो कितने हुए और कौन कौन से संशोधन हुए। वो सारे संशोधन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और यदि पिछले साल में कोई संशोधन नहीं हुआ है तो क्या पिछले साल के अंदर पहले हुए कोई संशोधन जो पुराने हो चुके हैं, क्या वो जिक्र के अंदर रहे, चर्चा के अंदर रहे या इम्पोर्टेंट रहे। यदि पिछले साल के अंदर पुराने कोई भी संशोधन हमारे पास चर्चा के अंदर नहीं है तो वो संशोधन भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जितने संशोधन हमारे पास पिछले साल के अंदर हुए होंगे। इसी सीरीज के अंदर हम सबसे पहले करने वाले हैं एक संशोधन जो पिछले साल के अंदर हुआ है। भारतीय संविधान का लास्ट संशोधन या अंतिम संशोधन जो है वो कौन से है भाई, 105वां संशोधन। आप सभी जानते हैं अब तक भारतीय संविधान के अंदर 105 संशोधन किए जा चुके हैं। और अंतिम संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, 2021 के अंदर हुआ था, अगस्त 2021। यदि मैं आपको पूरा बताता हूँ, 15-16 अगस्त 2021 को ये हुआ था। हमसे यूपीएससी में तारीख नहीं पूछी जाती है तो आपने तारीख याद करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं उतना ही प्रिसाइजली ही करंट अफेयर आपके सामने बताने वाला हूं, वरना करंट अफेयर्स की कोई लिमिट नहीं है। और मैं संविधान संशोधन की बात बता रहा हूं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है भाई। पूरा एक्ट है तो बहुत बड़ा एक्ट हो सकता है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है या मैं जितने अनुभव से जानता हूं भाई, मैंने 3 इंटरव्यू फेस किए हैं यूपीएससी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा अनुभव है मुझे यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के एग्जाम के बारे में अच्छे से देखा है मैंने। इसको 3 बार मैं लिख चुका हूं तो मैं जानता हूं कि कहां से हमारे पास क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही हम करने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश हम नहीं करने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है क्या नहीं पढ़ना। यदि हम क्या नहीं पढ़ना को जान लेंगे तो क्या पढ़ना है वो हमारे पास प्रिसाइजली होगा, छोटा सा होगा और हम उसको पढ़ के मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। टाइम खराब किए बिना मैं सीधा आता हूं 105वें संशोधन की तरफ। 105वां संशोधन है, ये अंतिम संशोधन है या लेटेस्ट संशोधन है, नवीनतम संशोधन है। नवीनतम है इसलिए हमें याद रखना है, ओबियस है, हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल नया संशोधन है। लेकिन 105वें संशोधन की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, ऐसा क्या रीजन था कि हमें 105वां संशोधन करना पड़ा। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, देखो रीजन क्या है इसका, कि ओबीसी की सूची को जारी करने की शक्ति फिर से बहाल कर दी गई, ऐसा कुछ लिखा हुआ है।
यदि मैं सीधा 105वां संशोधन आपको बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आने वाला कि 105वें संशोधन के अंदर क्या किया गया। इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा कि 105वें संशोधन की शुरुआत कहाँ से हुई, ये इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ी। तो इसका जो मेन रीजन था ना 105वां संशोधन करने का, वो हमारे पास रीजन था 102वां विधान संशोधन। 102वां विधान संशोधन जो पिछले हमारे पास किया गया था, 102वां विधान संशोधन 2019 में किया गया था, वो हमारे पास मेन रीजन था 105वें संशोधन का। अब वो हमारे पास इसका रीजन क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसको जानने के लिए मैं पहले ही आपको 102वां संशोधन बताऊंगा कि 102वें संशोधन के अंदर क्या किया गया था। यदि 102वां संशोधन हमने अच्छे से समझ लिया तभी हम 105वें संशोधन के महत्व को, रीजन को, कारण को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम पहले करते हैं 102वां विधान संशोधन। 102वां विधान संशोधन कब हुआ था भाई? 2018 के अंदर हुआ था। आप दो बातों को हमेशा याद रखना, एक हमारे पास होता है एक्ट और एक हमारे पास होता है बिल। बिल जो है किसी भी कानून का प्राथमिक स्तर होता है जिसको विधानसभा के अंदर या लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर या मैं कहूँ संसद या विधानमंडल के अंदर जिसको रखा जाता है ना, एक प्लेटफॉर्म को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और बिल जब पारित हो जाता है दोनों सदनों के द्वारा तथा राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, तब वो क्या बनता है भाई? एक्ट बनता है। एक्ट को हम कानून कह देते हैं हमारी हिंदी के अंदर, और बिल को क्या कहा जाता है भाई? बिल को विधेयक कहा जाता है। तो यदि इस विधान संशोधन के लिए विधेयक रखा गया है तो उसका नंबर हमारे लिए कुछ और होता है, और जब विधान संशोधन हो जाता है तब हमारे लिए नंबर कुछ और हो जाता है। तो 102वां जो संशोधन विधेयक हमारे जो संशोधन जो हुआ, उसका जो अधिनियम था, उसका जो विधेयक हमारे पास था ना, वो कौन सा था भाई? 123वां विधेयक था। दोनों ही बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि विधेयक का नंबर कौन सा था। विधेयक का नंबर हमारे पास था 123वां विधेयक, और कब रखा गया था पार्लियामेंट में? 2017 के अंदर। और जब ये एक्ट बन जाता है तो 123 में से कौन सा बन जाता है भाई? ये 102वां संशोधन बन जाता है। और कब हुआ था? 2018 के अंदर। तो 123वें विधेयक के अंदर या 102वें संशोधन के अंदर क्या किया गया था? इसके अंदर जो बात की गई थी वो ये था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आपने नाम सुना होगा NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो 102वें संशोधन के तहत NCBC को क्या दिया गया था भाई? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इससे पहले हमारे पास ST के लिए आयोग था, इससे पहले हमारे पास SC के लिए आयोग था, लेकिन OBC के लिए आयोग नहीं था। तो OBC के लिए आयोग को संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया था? 102वें संशोधन के तहत, जिसको हम कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। क्वेश्चन सीधा आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे लिए है कि NCBC को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 2018 में दिया गया, 102वें संशोधन के तहत दिया गया। अब जो 102वां संशोधन किया गया था, उस 102वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अंदर 3 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। क्या किया गया था भाई? भारतीय संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कौन कौन से अनुच्छेद? सबसे पहले जोड़ा गया 338B। 338B क्या कहता है? 338B कहता था कि जो NCBC होगा उसका गठन कैसे किया जाएगा तथा इसकी जो संरचना है वो किस तरह की होगी, कितने मेंबर होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनको वेतन भत्ते, जितने भी उसके बारे में बात की जा सकती है वो सारे का सारा कहाँ लिखा गया है भाई? 338B के अंदर। एडिशनल बात मैं आपको बताना चाहूंगा, हम बहुत बार ऐसे सेक्शन पढ़ते हैं जहां पर हमारे पास ABC कैपिटल लेटर में लिखा आता है। जैसे अभी मैंने बताया 338B, तो 338A भी होगा, B भी होगा, C भी होगा। यदि ABC कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है ये खुद एक नया अनुच्छेद है, ये किसी अनुच्छेद का भाग नहीं है, ये खुद के है भाई, एक नया अनुच्छेद है। लेकिन यदि इसी की जगह यदि हमें स्मॉल लेटर में लिखा हुआ होता, यदि हमें इस तरह से लिखा होता ABC, मान लो इस तरह से लिखा होता, तो इसका मतलब होता है कि नया अनुच्छेद नहीं है, ये खुद अनुच्छेद नहीं होगी, किसी पुराने अनुच्छेद का ही कोई एक बिंदु है। ये क्या है भाई? किसी जो पुराना अनुच्छेद हमारे पास है, कोई एग्जिस्टिंग आर्टिकल हमारे पास है, उसका ही कोई पॉइंट है, तो हम उसको किससे लिखते हैं भाई? स्मॉल ABC से लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल B है, इसका मतलब है एक बिल्कुल नया आर्टिकल हमारे पास जोड़ा गया है 338B, जो क्या कहता है? राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कैसे होगा, इसमें कौन कौन लोग होंगे, कौन इसका अध्यक्ष होगा, कौन मेंबर होंगे, उनको अपॉइंट किया कैसे जाएगा, ये सब कुछ हमारे पास 338B में लिखा गया है। उसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल जोड़ा गया वो जोड़ा गया था 342A। आर्टिकल 342A हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और यही आर्टिकल जो है बाद में रीजन बनता है इस चीज का
कि हमें 102वां संविधान संशोधन करना पड़ा। यदि शायद ये आर्टिकल नहीं होता तो हमें 102वां संविधान संशोधन करना ही नहीं पड़ता। हम समझने की कोशिश करते हैं कि 102 में जो हमारे पास आर्टिकल 342A के अंदर क्या लिखा गया है। आर्टिकल 342A हमें क्या कह रहा है, ये कहता है कि संघ सरकार की नौकरियों में ओबीसी की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की जाएगी। दूसरा पॉइंट नंबर 1 इसका ये हमारे पास है, और इसका पॉइंट नंबर 2 हमारे पास ये है कि राज्य सरकार की नौकरियों में ओबीसी की अधिसूचना राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जारी करेंगे। ध्यान से देखना, बात हो रही है कि ओबीसी के अंदर कौन आएगा। ओबीसी की सूचना का मतलब यही हुआ ना कि ओबीसी की जो लिस्ट आपके पास है उसके अंदर कौन कौन सी जातियां आएगी, वो जातियां शामिल करने की जो पावर है ना वो किसके पास है। तो पहला पॉइंट तो हमें कहता है कि यदि हमें ओबीसी की सूची बनानी है संघ सरकार की नौकरियों के लिए, इसके लिए भाई केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए यदि हमें सूची बनानी है तो उनके लिए वो सूची कौन बना सकता है, केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति ही बना सकते हैं। उसके अलावा किसी और के पास ये पावर नहीं है कि वो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए क्या बना सके भाई, सूची बना सके। लेकिन दूसरी बात वो कहते हैं यदि हमें ये सूची बनानी है किसके लिए, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए, किसके लिए, राज्य सरकार की नौकरियों के लिए, तो कौन बना सकता है, तो बना सकता है भाई राष्ट्रपति। दोनों के लिए ही राष्ट्रपति बना सकता है। लेकिन यहाँ पर ये कह दिया राष्ट्रपति जो है वो कैसे बनाएगा भाई, राज्यपाल से, जो हमारा गवर्नर उस स्टेट का होगा, राज्यपाल से सलाह करेगा। राज्यपाल से क्या करेगा भाई, परामर्श करेगा। तो एक हिसाब से चाहे संघ की हम बात करें, चाहे केंद्र की, चाहे हम राज्यों की बात करें, दोनों के लिए ही ओबीसी के अंदर कौन आएगा इसकी सूची बनाने की पावर किसके पास आ चुकी है भाई, राष्ट्रपति के पास आ चुकी है। चाहे हम संघ की बात करें तो डायरेक्ट राष्ट्रपति बनाएंगे, चाहे राज्यों की बात करें तो राज्यपाल से पूछ के बनाएगा कौन भाई, राष्ट्रपति ही बनाएगा। तो ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट की वजह से क्या हुआ, यदि हम इससे पहले की बात करते हैं, जो 102वां संशोधन हुआ उससे पहले की यदि हम बात करते हैं ना, तो उससे पहले हमारे पास क्या था, संघ सरकार के लिए राष्ट्रपति जारी करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राज्य सरकारों के लिए सीधा राज्यपाल जारी करते थे, राज्य सरकार से पूछ के, या मैं कह दूं राज्य सरकार के पास ही अधिकार हुआ करता था। ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है कि जो अधिकार राज्यपाल के पास था या राज्य सरकार के पास था, वो राज्य सरकार से छीन के किसको दिया गया है भाई, राष्ट्रपति को दिया गया है। यही सारे के सारे विवाद की जड़ थी, और इसी आर्टिकल की वजह से विपक्ष ने इसका क्या किया था भाई, सबसे ज्यादा विरोध किया था। और विपक्ष ने कहा था कि यह तो भारत के संघात्मक ढांचे के खिलाफ है। हमारा जो फेडरल सिस्टम है जिसके अंदर राज्यों को अपने यहाँ के लिए पावर दी गई है, केंद्र को केंद्र के लिए पावर दी गई है, ये तो उसके खिलाफ है। आप तो राज्यों की पावर को क्या कर रहे हो भाई, कम कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। विपक्ष ने इसका विरोध किया था, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद भी ये अधिनियम क्या हो गया था भाई, एक्ट बन गया था और संविधान का संशोधन हो गया था। और तीसरा हमारे पास जो अधिनियम आर्टिकल जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था 366 20C 366 26C। आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 366 जो है ना, आर्टिकल नंबर 366 के अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं भारतीय संविधान के अंदर, जितने भी नए शब्द यूज किए गए हैं, उन नए शब्द का मतलब हमारे पास क्या है, उनको समझाया कहां पर गया है, हमारे पास आर्टिकल 366 के अंदर समझाया गया है। तो आर्टिकल 366 के अंदर एक नया पॉइंट जोड़ा गया 26C के नाम से, और जिसमें बताया गया अभी ओबीसी की परिभाषा क्या होगी। ओबीसी की परिभाषा क्या होगी, कोई नई बात नहीं लिखी गई है। ये लिखा गया है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हमें बताएगा ओबीसी की परिभाषा के बारे में, वही ओबीसी की परिभाषा रख दी जाएगी। तो यहाँ पर कोई नई बात नहीं की गई है। तो ये हमारे पास था 102वां संविधान संशोधन। तो 102वें संविधान संशोधन ने राज्यों की पावर को कम किया था। विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन उस टाइम के हमारे जो मंत्री थे उन्होंने कहा था कि विपक्ष की जो शंका है वो बेबुनियाद है, ऐसा नहीं होगा, राज्यों की पावर एज इट इज रहेगी, राज्यों की पावर में किसी तरह की कमी नहीं होने वाली है। लेकिन इस संशोधन के आते ही हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक घटना और घटती है कि महाराष्ट्र की सरकार मराठों को आरक्षण देती है। किसको भाई, महाराष्ट्र के अंदर मराठों को आरक्षण दिया गया। और मराठों को आरक्षण किसके अंदर दिया गया भाई, ओबीसी के अंदर दिया गया। पहली बात तो ये थी कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी में इनको आरक्षण दिया है। दूसरी बात जो है वो मेन इंपोर्टेंट बात ये थी कि महाराष्ट्र सरकार ने, हम सभी जानते हैं कि आरक्षण की जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50% हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक मामला था। उस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन दिया था कि जो मैक्सिमम आरक्षण हो सकता है हमारे पास 50% हो सकता है। 50% से ज्यादा यदि आरक्षण दिया जाएगा तो उसको असंवैधानिक माना जाएगा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि यदि कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस है, अति आवश्यक जरूरत पड़ जाती है तो 50% से ज्यादा भी आप आरक्षण दे सकते हो, लेकिन वो सीमित है केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन के अंदर। मतलब आपको साबित करना पड़ेगा जो कंडीशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार के अंदर 50% से ज्यादा आरक्षण दिया गया तो एक यहाँ के भाई सामाजिक सोशलिस्ट आप कह सकते हो एडवोकेट थे जिनका नाम था जयश्री लक्ष्मी राव पाटिल, ये कहाँ चले गए भाई? महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के अंदर चले गए। महाराष्ट्र के हाई कोर्ट के अंदर इस बात को चैलेंज किया गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, ये आरक्षण क्या है, असंवैधानिक है। लेकिन महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने क्या कहा? महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर मराठाओं के लिए जो कंडीशन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यहाँ पर मराठा बहुत ज्यादा है, इसके लिए यदि 50% आरक्षण को ज्यादा 50% की लिमिट को पार किया जाए तो भी गलत नहीं है। अर्थात हाई कोर्ट ने क्या माना कि जो आरक्षण दिया गया है वो संविधान के अनुकूल है, किसी भी तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गलत काम नहीं किया है। जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया तो हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ ये कहां चले गए भाई? सुप्रीम कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट के निर्णय की क्या कर दी इन्होंने? अपील कर दी। और कहां अपील की है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चलता है जयश्री लक्ष्मीराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के नाम से, और 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या देता है भाई? निर्णय देता है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के अंदर कहा है कि जो मराठाओं को आरक्षण दिया गया है वो असंवैधानिक है। ध्यान से देखना, हाई कोर्ट ने तो कहा था कि आपने जो आरक्षण दिया है वो सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि जो आपने आरक्षण दिया है वो आरक्षण असंवैधानिक है, सही नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक माना, इसका क्या रीजन था? सुप्रीम कोर्ट ने इसका रीजन माना 102वें संविधान संशोधन को। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे चर्चा ही नहीं की कि आपने 50% की लिमिट को पार किया। सुप्रीम कोर्ट कहता कि 50% की लिमिट को तो हम बाद में देखेंगे, हम पहले ये देखते हैं कि जो आपने आरक्षण दिया है वो किसके तहत दिया है भाई? ओबीसी के तहत दिया है। और जो 102वां संविधान संशोधन है, 102वां संविधान संशोधन जो था वो क्या कहता है भाई? यदि किसी को ओबीसी के अंदर जोड़ना है तो कौन जोड़ सकता है भाई? राष्ट्रपति ही जोड़ सकते हैं। राष्ट्रपति के अलावा किसी और के पास ये पावर नहीं है अब कि ओबीसी के अंदर किसी को नया आरक्षण दे दे या किसी जाति को ओबीसी के अंदर जोड़ दे, घटा दे। तो यदि ओबीसी के अंदर आपने कोई भी फेरबदल करना था तो आपने राष्ट्रपति से करवाना था, आपने राष्ट्रपति से तो करवाया ही नहीं। यदि राष्ट्रपति से आपने नहीं करवाया है तो हम आपके जो आपने जो काम किया है हम उस काम को क्या मानते हैं भाई? असंवैधानिक मानते हैं। तो मराठाओं ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? 102 संविधान संशोधन का हवाला देकर महाराष्ट्र सरकार के मराठाओं के आरक्षण को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब ध्यान से देखना, जो मैंने पीछे आपको बताया था, क्या बताया था भी? 342A की वजह से ये दिक्कत आ रही थी, राज्य सरकार की जो पावर थी वो छीनी जा रही थी। जो शक जाहिर किया था विपक्ष ने, वो शक यहाँ पर निश्चित हो गया कि वास्तव में उनका शक गलत नहीं था। जैसा विपक्ष कह रहा था वैसे का वैसा हुआ कि राज्य सरकार की जो पावर है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दिलासा दी थी ना, भरोसा दिया था, विश्वास दिलाया था कि राज्य सरकारों की पावर हम कम नहीं होने देंगे, राज्य अपनी सूची खुद बनाएंगे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है भाई? सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ वापस सुप्रीम कोर्ट में जाती है और रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल करती है कि आप भाई अपने जो निर्णय है इसकी दोबारा से एक बार समीक्षा कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिव्यू पिटीशन को खारिज कर देता है। सुप्रीम कोर्ट सुनता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कहता है हमने जो कह दिया वो कह दिया, संविधान में जो आपने संशोधन किया था उसका मतलब तो यही बनता है कि अब केवल और केवल क्या कर सकते हैं भाई? राष्ट्रपति ही ओबीसी की सूची जारी कर सकते हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम भारत की सरकार को जरूरत पड़ी 105वां संविधान संशोधन लाने की। अब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि 105वां संशोधन क्यों आया था। हमने क्या देखा कि 102वां जो संशोधन था, 102वें संशोधन के अंदर क्या हुआ है कि जो ओबीसी की सूची जारी करनी है ना, ओबीसी की सूची चाहे हम राज्यों के लिए हम बात करें चाहे केंद्र के लिए बात करें, दोनों ही कौन जारी कर सकता है भाई? चाहे राज्यों के लिए बात करते हैं चाहे केंद्र के लिए बात करते हैं, दोनों के लिए कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जारी कर सकता है। फाइनल डिसीजन तो राष्ट्रपति के हाथ में ही है। चाहे यहाँ पे एक बात जरूर है, चाहे राज्यपाल से परामर्श करे, लेकिन करेगा कौन भाई? राष्ट्रपति ही करेगा, ये तो फिक्स हो गया ना। तो एक हिसाब से राज्य सरकारों की जो पावर थी वो उनसे छीन ली गई थी। तो अब क्या किया गया है 105वें संशोधन के तहत? जो ये बात थी ना कि राज्यों के लिए भी राष्ट्रपति जारी करेंगे, इस बात को काट दिया गया है। यही किया गया हमारे पास 105वें संशोधन के तहत। जो 105वां संशोधन था वो विधेयक कौन सा था? हमारे पास 127वां विधेयक था। और इसमें क्या किया गया अब आपको समझ आएगा कि राज्य सरकारों की नौकरियों के लिए ओबीसी की सूची
राज्य सरकार खुद जारी करेंगे, इसकी शक्ति उन्हें फिर से दे दी गई है। वो शक्ति क्या कर दी गई भाई, पुनः बहाल कर दी गई है। इसको पुनः बहाल करने के लिए क्या किया गया है, कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया। 102 के अंदर तो हमने देखा 3 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया। जब नया आर्टिकल नहीं जोड़ा गया तो क्या किया, एक बात की गई, जो संविधान संशोधन 102 के तहत जो आर्टिकल जोड़े गए थे 338B, 342A, 366-26C, शायद ये मेरे पीछे आ गए हैं भाई, कोई बात नहीं, मैंने बोले हैं और हमने देखे भी हैं कौन कौन से 3 आर्टिकल थे। इन तीनों आर्टिकलों के नीचे स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया। तीनों आर्टिकल के नीचे क्या जोड़ दिया गया भैया, अब एक स्पष्टीकरण जोड़ दिया गया है। और स्पष्टीकरण में क्या लिख दिया गया है, स्पष्टीकरण में लिख दिया गया है कि जो राष्ट्रपति सूची जारी करेंगे ना, जो राष्ट्रपति सूची जारी करेंगे वो केवल और केवल संघ सरकार के लिए ही करेंगे। राष्ट्रपति केवल और केवल संघ सरकार की नौकरियों के लिए सूची जारी करेंगे और राज्य सरकारों के लिए सूची जारी करने का अधिकार जो है अब किसको दे दिया गया है भाई, राज्यपाल को ही दे दिया गया है कि राज्य सरकारों के लिए सूची जारी कौन करेंगे, राज्यपाल जारी करेंगे। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि राज्यपाल अपने स्वविवेक से कोई काम नहीं करते हैं, राज्यपाल सारा काम करते हैं मंत्रिपरिषद से पूछ के, अर्थात राज्य सरकारें अब अपने राज्य के अंदर ओबीसी के अंदर किसे रखना है वापस ये कौन डिसाइड कर सकती है भाई, राज्य सरकारें ही डिसाइड कर सकती है। आप बहुत अच्छे से ये जानती हूं कि बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो केंद्र के अंदर तो ओबीसी के अंदर आती है लेकिन राज्यों के अंदर ओबीसी के अंदर नहीं आती, या केंद्र के अंदर एससी के अंदर आती है, राज्यों के अंदर एससी के अंदर नहीं आती। इसका रीजन यही है कि केंद्र की हमारी एससी एसटी तथा ओबीसी की लिस्ट अलग है, हर राज्य की अपनी अपनी एससी एसटी तथा ओबीसी की लिस्ट क्या है भाई, अलग अलग है। तो मुझे उम्मीद करता हूं कि अब आपको 105वां संशोधन भी समझ आ गया होगा। तो 105वें संशोधन के बारे में हमने 3 बातें जानने की कोशिश कर ली है। 105वां संशोधन, 102वां संशोधन, साथ ही साथ हमने जान लिया है भाई मराठों को जो आरक्षण दिया था उस आरक्षण में क्या कमी थी। तो हमने इसमें 2 केस जानने की कोशिश की है। पहला केस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट केस है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जय श्री लक्ष्मीराव पाटिल बनाम महाराष्ट्र मुख्यमंत्री। और दूसरा मैंने आपको बताया था 50% आरक्षण के बारे में जो केस था उसका नाम था इंदिरा साहनी, सुप्रीम कोर्ट की वकील है भाई, बहुत अच्छी वकील हैं और आरक्षण के मामले के अंदर हर मामले के अंदर ये बहुत एक्टिव रहती हैं और लगभग हर मामले को उन्होंने चैलेंज किया है। जो भी आरक्षण का मामला उठा है उसको चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने। इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2 मामले हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट मामले हैं। मेंस के अंदर आंसर लिखने में हमारे ये दोनों मामले जो हैं बहुत हेल्प कर सकते हैं। अब हम आते हैं अगले संशोधन की तरफ। अगला जो इंपॉर्टेंट संशोधन हमारे लिए है वो है 97वां संविधान संशोधन, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011। अब आप कहोगे सर ये इतना पुराना संशोधन आप हमें क्यों करवा रहे हो। मैंने पहले ही आपको कहा या तो हम वो संशोधन पढ़ेंगे जो पिछले साल के अंदर हुए हैं, या हम वो संशोधन पढ़ेंगे जो पिछले साल के अंदर चर्चा के अंदर रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो जो 97वां संशोधन है ना, ये भी पिछले साल में चर्चा के अंदर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संशोधन के बारे में भी हमें क्या दिया है, कोई डिसीजन दिया है, उसी वजह से ये संशोधन हमारे लिए क्या हो चुका है भाई, इंपॉर्टेंट हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था या चर्चा के अंदर क्यों रहा, इसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं 97वें संशोधन के अंदर क्या किया गया था। डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ब्रीफ में मैं बताता हूं। 97वां संशोधन हमें सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक है भाई, ये सहकारी संस्थाओं को जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनको संवैधानिक दर्जा देता है। और आप जानते हो कि 97वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अंदर एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी, अनुसूची 9th B। सहकारी संस्थाओं को जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको क्या दिया गया था कि सरकारी संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इसके लिए नई अनुसूची जोड़ी गई है 9th B, तथा अनुच्छेद हमारे पास जोड़े गए हैं 243 ZH से लेके 243 ZT तक के कुछ नए अनुच्छेद हमारे पास 15-20 अनुच्छेद भी नए जोड़े गए थे। ये हम 97 संशोधन के बारे में बात करते हैं। अब चर्चा हम करते हैं कि चर्चा के अंदर क्यों है, हमारे लिए इस एग्जाम में मैं क्यों कह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाल ही के अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने 97वें संविधान संशोधन के कुछ प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अंदर शायद इसको चैलेंज किया गया था किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा, और उसका निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 97वें संशोधन था उसके कुछ एक बिंदु ऐसे हैं जो हमें असंवैधानिक लगते हैं, इसलिए हम उनको क्या कर रहे हैं भाई, डिलीट कर रहे हैं। ध्यान से देखना 105वां संशोधन,
भी हमारे पास चर्चा के अंदर क्यों आया? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से ही आया। यदि सुप्रीम कोर्ट मराठाओं के मामले में डिसीजन नहीं आप देता तो 105वां संशोधन नहीं होता। और ये संशोधन भी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई डिसीजन दिया है। तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन जो लास्ट ईयर के अंदर आए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या हो जाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य लैंडमार्क डिसीजन जो हमारे पास है, जजमेंट जो हमारे पास है, उनको भी जानने की हम साथ के साथ कोशिश करते रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? भी 97वां जो संशोधन था उसकी कुछ प्रावधानों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो समाप्त कर दिया तो क्यों किया? शायद कुछ न कुछ उसके अंदर गलत होगा या वो संविधान के अनुरूप ठीक नहीं बैठ रहे होंगे, तो इसलिए ही सुप्रीम कोर्ट को ये जरूरत पड़ी होगी कि उनको क्या करे? भी समाप्त करे। तो मैं देखता हूं कि ऐसा क्या गलत हो रहा था उनके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट को जरूरत पड़ी कि उनको क्या करे? समाप्त करे। तो कारण हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो ये है, सहकारी समिति जो है राज्य सूची का विषय है। और आप सभी जानते हो हमारे राज्य सूची के जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर कानून बनाने की पावर केवल और केवल किसको है भाई? राज्य सरकारों को है। आप अच्छे से जानते हो राज्य सूची के विषयों पर यदि कानून बनाने की हम बात करते हैं तो कानून कौन बना सकती है भाई? कानून राज्य सरकारें बना सकती है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब कानून राज्य सरकार बना सकती है तो केंद्र सरकार ने संशोधन क्यों कर दिया? भाई एक बात हमेशा ध्यान रखना, कानून बनाना अलग बात है और संविधान के अंदर संशोधन करना अलग बात है। संविधान के अंदर संशोधन करने की पावर केवल और केवल भारत की संसद के पास है। इस बात को अपने जहन के अंदर रखना कि संविधान के अंदर संशोधन करने की पावर जो है ना केवल और केवल भारतीय संसद के पास है। राज्यों के विधानमंडल के पास ये पावर नहीं है कि वो भारतीय संविधान के अंदर क्या कर सके भाई? संशोधन कर सके। तो भारतीय संविधान में संशोधन किया गया है तो कौन करेगी भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। सहकारी समिति के बारे में पहला पॉइंट आप याद रखो, ये राज्य सूची का विषय था। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे आपको काम आएगा। जो हमारे पास 97वां संशोधन किया गया था ना, इस संशोधन में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था? जो सहकारी समितियां हैं उनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा कि सहकारी समितियां काफी पहले से हमारे पास बनी हुई है और हम जो आउटपुट इनकी चाहते हैं वैसी आउटपुट हमें मिल नहीं रही है। दूसरा, बहुत से राज्य तो हमारे पास ऐसे थे जिनके अंदर सहकारी समितियों के बारे में राज्य सरकारों ने कोई कदम ही नहीं उठाया था। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि इनका अच्छे से फायदा मिले, इसलिए केंद्र सरकार ने इनको कंट्रोल करने की पावर अपने हाथ में ले ली थी। अब आपको समझ आएगा राज्य सूची का विषय मैंने क्यों बताया। राज्य सूची का विषय था मतलब कि सहकारी समिति के बारे में जितनी भी पावर थी वो किसके पास थी? भी राज्य सरकारों के पास थी। लेकिन केंद्र सरकार इस संशोधन के द्वारा क्या कर रही है भी? राज्य सरकारों की पावर को कम कर रही है, रिड्यूस कर रही है और उनकी जो पावर है वो क्या ले रही है? अपने हाथ के अंदर ले रही है इस संशोधन के द्वारा। और हम जानते हैं बहुत भली प्रकार से भारतीय संविधान का आर्टिकल है 368 जो बताता है संविधान में संशोधन कैसे किया जाएगा। और खास करके यदि मैं लिखूं तो आर्टिकल 368(2) एक पॉइंट हमारे पास है। वो पॉइंट में बताता है कि यदि आपके संशोधन के द्वारा राज्य प्रभावित हो रहे हैं या राज्यों की पावर रिड्यूस हो रही है तो ऐसे संशोधन को करने के लिए आपको कम से कम भारत के आधे राज्यों से रेक्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो कम से कम आपको 50% राज्यों से, यदि आज की हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने राज्य हैं भाई? आज के पास 28 तो हमारे पास राज्य है और 2 हमारे पास ऐसे हैं स्टेट यूटीज है जहां पर विधानसभा है। तो कुल मिला के 30 हो गए। 30 विधानसभा है तो 15 विधानसभाओं से हमें क्या लेना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि हम आपकी पावर को कम कर रहे हैं। लेकिन जो 97वां संशोधन किया गया था ना उसको स्पेशल मेजोरिटी से तो पास किया गया लेकिन आधे राज्यों से अनुमोदन नहीं लिया गया। लेकिन संविधान स्पष्ट कहता है 368 का पॉइंट नंबर 2 स्पष्ट कहता है कि यदि राज्यों की पावर को आपने कम करना है या उनकी पावर को आपने प्रभावित करना है तो आपको आधे राज्यों का अनुमोदन लेना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी बात को लेकर चैलेंज किया गया था कि आधे राज्यों का अनुमोदन नहीं लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सही माना कि आपने जो प्रोसेस अपनाया है ना वो प्रोसेस आपका गलत है। अंदर आपने क्या किया हम उस पर जा ही नहीं रहे। हमें ये पता है कि राज्यों की पावर कम हो रही है और इसके लिए आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी था, वो आपने नहीं लिया। इसलिए हम 97वें संशोधन के उन भागों को डिलीट करते हैं जिन भागों के अंदर ये लिखा हुआ था कि राज्य सरकारों की पावर केंद्र सरकार के हाथ में आ रही थी। यह निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने? ध्यान से देखो, मैंने लिखा भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सब प्रावधानों को समाप्त कर दिया जो राज्यों की पावर को क्या करते थे भाई? कम करते थे।
तो इस संशोधन की वजह से हमारे पास एक तो 97वां संशोधन इंपोर्टेंट हो गया, दूसरा सहकारी समितियां हमारे लिए इंपोर्टेंट हो गई। चाहे हम फंडामेंटल राइट के अंदर देखते हैं, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर देखते हैं ना, स्वतंत्रता का अधिकार, वहां पे भी हमारे पास क्या है भाई, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट भी है। चाहे हम किस डीपीएसपी के अंदर देखते हैं, आर्टिकल नंबर 43 के अंदर, वहां भी हमारे पास सहकारी समितियां आती हैं। चाहे हम अनुसूची नंबर 9 देखें, चाहे हम आर्टिकल नंबर 243Z से लेकर 243ZT तक देखें, चाहे हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को देखें, सारे के सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ने चाहिए। बाकी चीजें आपने भारतीय संविधान की जो आपकी क्लासेस लग रही हैं, इंडियन पॉलिटी की मैडम आपको पढ़ा रहे हैं, वहां पर आपने जान लिया होगा। जो वहां पर आपने नहीं जाना वो मैंने आपको यहां पर बता दिया, लेकिन आपको पढ़ना सब कुछ है भाई। जो इंडियन पॉलिटी में आप ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, वो मैं यदि आपको करंट अफेयर के अंदर पढ़ाने लग गया तो हमारा करंट अफेयर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो मैं केवल यहाँ पर वो मुद्दे करवाऊंगा या केवल वो बातें बताऊंगा जो वहां की क्लास के अंदर आपने शायद नहीं पढ़ी होंगी। तो आप यदि इसके बारे में, सहकारी समितियों के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंडियन पॉलिटी वाले कोर्स पे जाइए और वहां से आप सहकारी समितियां या फंडामेंटल राइट जो है उस टॉपिक को देखिए, आपको बाकी से भी डाउट क्या हो जाएंगे भी क्लियर हो जाएंगे। तो ये था हमारा 97वां संविधान संशोधन। उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है 125वां संविधान संशोधन विधेयक। इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये हमारे पास विधेयक है, ये अभी तक एक्ट नहीं बना है। ये क्या है भाई, अभी तक बिल है, एक्ट नहीं बना। एक्ट क्यों नहीं बना, शायद ये पास नहीं हुआ होगा। 2019 के अंदर इसको कहाँ रखा गया था भाई, राज्यसभा के अंदर रखा गया था, लेकिन राज्यसभा के अंदर अभी तक ये पास नहीं हो पाया। आप जानते हो कि यदि किसी बिल को राज्यसभा के अंदर रखा जाता है, आप अच्छे से जानते हो इस बात को, आपने इंडियन पॉलिटी की क्लास के अंदर पढ़ भी लिया होगा। यदि किसी बिल को कहाँ रखा जाता है भाई, राज्यसभा के अंदर रखा जाता है, तो बिल कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा बना रहता है। बिल कभी समाप्त नहीं होता। बिल समाप्त होता है कि यदि उसको वोटिंग करवा दी जाए और वोटिंग के अंदर वो गिर गया, पास नहीं हो पाया, तो ही समाप्त होगा, अदरवाइज समाप्त नहीं होगा। चाहे सरकार बदले चाहे सरकार नहीं बदले, लोकसभा भंग हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बिल एज इट इज बड़ा रहता है। बाद में कोई भी सरकार आए, कभी भी सरकार आए, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। लेकिन यदि बिल को कहाँ रखा जाए भी, लोकसभा के अंदर रखा जाए। आप जानते हो बहुत अच्छे से, यदि बिल को कहाँ रखा जाए भाई, लोकसभा के अंदर रखा जाए, और लोकसभा जैसे ही भंग होगी, राज्यसभा तो भंग नहीं होती ना कभी, भंग क्या होती है भाई, केवल और केवल लोकसभा। लोकसभा के अंदर रखा गया बिल, लोकसभा के भंग होते ही क्या हो जाता है भाई, डिलीट हो जाता है, रिपेल हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। तो अंतर है दोनों के अंदर। ये बिल कहाँ रखा गया था, राज्यसभा के अंदर रखा गया था, पास नहीं हो पाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये अभी तक एज इट इज बना हुआ है। हो सकता है बाद के अंदर कभी सरकार को ऐसा लगे कि अब हमारे पास मेजोरिटी है, हम इसको पास करवाना चाहते हैं, तो पास करवा सकती है। 125वां संविधान संशोधन विधेयक है। चर्चा के अंदर क्यों था ये हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं इसके अंदर प्रावधान क्या क्या किए गए थे, ये क्या कहना चाहता था 125वां संविधान संशोधन विधेयक। आप जानते हैं भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूचियों में से 2 अनुसूचियां हमारे पास ऐसी है जो जनजातियों के बारे में बात करती है या अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात करती है। अनुसूची नंबर 5 तथा अनुसूची नंबर 6 अच्छे से आप जानते हो ना। शेड्यूल नंबर 5 जो है और शेड्यूल नंबर 6 जो है, दोनों ही किसके बारे में बात करती है भाई, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बात करती है। और यदि मैं शेड्यूल नंबर 6 की बात करता हूँ, विशेषकर शेड्यूल नंबर 6 की यदि बात करता हूँ, तो ये केवल और केवल 4 राज्यों के बारे में चर्चा करती है हमसे। आसाम के बारे में, मेघालय के बारे में, मिजोरम के बारे में और त्रिपुरा के बारे में। आसाम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा जो है, इनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन कैसे चलाया जाएगा, इसके बारे में बात करती है कौन, अनुसूची नंबर 6। और हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारे पास एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब एरिया जो हमारे पास है, इनका प्रशासन जो चलाया जाता है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर स्वायत्त जिले बने हुए हैं या स्वायत्त जिला परिषद बनी हुई है। यहाँ पर 2 चीजें हमारे पास है। पहला तो हमारे पास यहाँ पर क्या है भाई, स्वायत्त जिला परिषद, स्वायत्त जिला परिषद। और स्वायत्त क्यों है, स्वायत्त का मतलब है कि उनको बहुत हद तक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, वो अपने कानून भी खुद बना सकते हैं, अपना बजट भी खुद पास कर सकते हैं, काफी उनको स्वतंत्रताएं प्राप्त है, इसलिए उन्हें कहा जाता है स्वायत्त जिला। उनकी जो परिषद है उसे कहा जाता है स्वायत्त जिला परिषद। इसी तरह से वहां पर दूसरी हमारे पास क्या है भाई, क्षेत्रीय परिषद। 2 वहां पर परिषदें हैं, एक तो है स्वायत्त जिला परिषद और दूसरी वहां पर क्या है भाई, क्षेत्रीय परिषद है।
जितने भी हमारे पास शेड्यूल, यदि इनके बारे में ज़्यादा जानकारी आपने लेनी है तो फिर मैं आपको वही कहूँगा कि इंडियन पॉलिटी की क्लास में जहाँ पर हमने शेड्यूल्स किए हैं और 5वां तथा 6ठा हमने शेड्यूल किया है, वहाँ पर आप जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैंने केवल संक्षिप्त में आपको जानकारी दी है कि एक तो हमारे पास जिला परिषद है और दूसरी हमारे पास क्या है भाई, क्षेत्रीय परिषद है या लोकल परिषद है। 125वां जो संशोधन है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो ये 4 राज्य है ना, असम, मेघालय, मणिपुर तथा त्रिपुरा, इनके अंदर हम क्या करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करते हैं। और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के अंदर हम क्या करते हैं, जहां जिला परिषद है ना, जिला परिषद के साथ साथ प्रत्येक जिले के अंदर हम क्या बनाना चाहते हैं भाई, नगर पालिका परिषद बनाना चाहते हैं। जिला परिषद तो रहेगी और हम और क्या बनाना चाहते हैं, नगर पालिका परिषद बनाना चाहते हैं। इसी तरह से जहां जहां पर हमारे पास क्षेत्रीय परिषद है, क्षेत्रीय परिषद तो रहेगी, हम क्षेत्रीय परिषद के साथ साथ और क्या बनाना चाहते हैं भाई, ग्राम परिषद बनाना चाहते हैं। तो ये 2 चीजें और बनाना चाहते हैं, उनके पैरेलल बनाना चाहते हैं ताकि प्रशासन को जो स्थानीय स्वशासन जो है उसको अच्छे से संचालित किया जा सके। जिला परिषद के साथ साथ नगर पालिका परिषद बनाना चाहते थे, वो जो लोग हमारे पास क्षेत्रीय परिषद है या लोकल परिषद थी उसके साथ साथ ग्राम परिषद बनाना चाहते थे। ये इनके लिए पहला प्रावधान था। हमारे पास 125वें संविधान संशोधन के तहत पहला काम ये करना चाहते थे। और दूसरा काम क्या करना चाहते थे, दूसरा काम ये करना चाहते थे कि इन्हीं राज्यों के जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनके लिए अलग से राज्य वित्त आयोग का गठन करना। अलग से क्या करना भाई, राज्य वित्त आयोग का गठन करना। वो वित्त आयोग वहाँ की आर्थिक गतिविधि के बारे में, उनका विकास कैसे किया जाए, वहाँ पर स्कूल कैसे खोले जाए, स्वास्थ्य का विकास कैसे किया जाए, सरकारी नौकरियों के बारे में वहाँ पे क्या प्रावधान किए जाए, या वित्तीय व्यवस्था जो भी वहाँ की हो सकती है उनके बारे में केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को क्या देगा भाई, सुझाव देगा। उसके लिए बनाना था हमने राज्य वित्त आयोग। तो ये दोनों प्रावधान कहाँ किए गए थे भाई, 125वें संविधान संशोधन विधेयक के अंदर हमने किए थे। लेकिन भाई हम कह सकते हैं भी कोई रीजन रहा होगा कि राज्यसभा के अंदर भी ये पास नहीं हो पाया और ये संशोधन नहीं हो पाया। अब हम चर्चा करते हैं कि अब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। तो 2019 का विधेयक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया कि चर्चा चल रही थी कि आसाम के अंदर, केवल आसाम के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत करने वाले हैं केंद्र सरकार। इसलिए हमारे संसद के अंदर एक सांसद ने ये क्वेश्चन पूछा था हमारे होम मिनिस्ट्री से कि क्या आपका ऐसा विचार है कि आप असम के अंदर पंचायतों की व्यवस्था करने वाले हो। तो उन्होंने जवाब दिया था, हमारे गृह मंत्री ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा के अंदर जवाब दिया था कि आसाम के अंदर जो 6ठी अनुसूची वाले क्षेत्र हैं वहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का हमारा कोई अभी तक विचार नहीं है। ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो बता दिया जाएगा। गृह मंत्रालय के द्वारा ऐसा जवाब दिया गया था पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, असम के बारे में। इसलिए हमारे पास 125वां संशोधन दोबारा चर्चा के अंदर आ गया कि शायद 125वां संशोधन वापस से लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर इसको उठाया जाएगा। इसीलिए हमें यह संशोधन पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा 125वें संशोधन के अंदर क्या था। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट संशोधन लास्ट ईयर के लिए थे वो केवल इतने ही थे जो हमने जान लिए हैं। 105वां संशोधन, 102वां संशोधन, 125वां विधेयक तथा 97वां संशोधन, ये 4 संशोधन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन से इंपॉर्टेंट संशोधन है ये सब हम इंडियन पॉलिटी के हिसाब से देखेंगे। इंडियन पॉलिटी में आपको मैम ने करवा भी दिए होंगे, आप मैम की क्लास जरूर लगाना, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से संशोधन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ एक संशोधन देखो मैंने आपको बता दिया, 102वां संशोधन बता दिया है, 105वां संशोधन बता दिया है। तो मेरा मन कर रहा है कि भाई मैं आपको 101 से लेके 105 तक के जो सारे संशोधन हैं उनके बारे में कुछ एक जानकारी आपको दे दूं। केवल ब्रीफ इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं आपको देने वाला हूं। 101 से लेके 104-5 के बारे में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको दे सकता हूं। ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, लेकिन फिर भी वन लाइनर क्वेश्चन यदि बने तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जान लेते हैं। और बाकी कौन कौन से संशोधन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी क्लास के अंदर आपको मैडम ने करवा दिया होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 101वां संशोधन कब हुआ था भाई, 2017 के अंदर जब हुआ था तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये 122वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में रखा गया था 2016 के अंदर। इंपॉर्टेंट मैंने कहा क्यों था, क्योंकि इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इसके द्वारा GST, गुड्स एंड सेल्स टैक्स जिसको हम कहते हैं, उसको क्या दिया गया था भाई, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। GST के प्रावधानों को भारतीय संविधान के अंदर जोड़ा गया था। और ये लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। और आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई को क्या बनाया जाता है भाई, GST डे के रूप में इंडिया के अंदर बनाया जाता है।
उसके बाद 102वां हम पढ़ चुके हैं। 103वां संशोधन की हम बात करते हैं, ये भी 2019 के अंदर हुआ था। जब हुआ था तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 124वां संविधान संशोधन बिल था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था कि इसके तहत सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे उनको आरक्षण दिया गया था। कितना आरक्षण भाई? 10%, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आपने हमेशा सुना होगा अपने आसपास के एरिया के अंदर, या जो आपने भी जो फॉर्म भरा है उसके अंदर भी आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया होगा। ईडब्ल्यूएस वही है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है भाई? 10% आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है इंदिरा साहनी के द्वारा। और क्या कह के चैलेंज किया गया है? वही बात कि हमारे पास पहले से ही SC ST OBC के आरक्षण की हम बात करते हैं तो लगभग हमारे पास 49.5% आरक्षण बन जाता है। और यदि आप ये 10% आरक्षण दे रहे हो तो आप जो 50% की लिमिट है उसको क्या कर रहे हो भाई? पार कर रहे हो। इसी बात को कह के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आता है ये सुप्रीम कोर्ट ही जाने, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन 103वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। एक आर्टिकल 15(6) और दूसरा आर्टिकल भाई 16(6). 15(6) जो है वो किसके बारे में बात करता है? वो बात करता है जो हमारे पास शैक्षणिक संस्थाएं हैं। हमारे पास क्या है भाई? शैक्षणिक संस्थाएं जो हमारे पास है उनके अंदर प्रवेश के अंदर आरक्षण की बात कौन करता है? 15(6) बात करता है। और 16(6) बात किसमें करता है भाई? सरकारी नौकरियों के अंदर। नौकरियों के अंदर आरक्षण की बात कौन करता है? हमारे पास 16(6) बात करता है। तो ये 2 नए आर्टिकल 103वें संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और लास्ट में हम जानते हैं 104वां संशोधन। 104वां संशोधन जो 126वां विधेयक था। देखो भाई 124वां विधेयक हमने यहाँ पढ़ा, 126वां यहाँ पढ़ लिया हमने। बीच में 125वां आया था जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, वो पास नहीं हो पाया, वो विधेयक ही रह गया है। तो 125वां विधेयक था 104वां संशोधन। इसमें क्या किया गया आप सभी जानते हैं, SC तथा ST के लोगों को हमारे पास आरक्षण दिया गया है हमारी लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, जिसको कहा जाता है राजनीतिक आरक्षण। लोकसभा तथा विधानसभा दोनों के अंदर है। उसकी जो समयावधि है उसको 70 साल से बढ़ाकर 80 साल के लिए कर दिया गया है। अब ये जो आरक्षण है ये कब तक के लिए रहेगा? ये आरक्षण रहेगा हमारे पास 26 जनवरी 2030 तक लोकसभा के अंदर SC तथा ST के लोगों को राजनीतिक आरक्षण रहेगा। साथ ही साथ क्या होता था भी, एंग्लो इंडियन लोगों की भी 2 सीटें हमारे पास हुआ करती थी लोकसभा के अंदर और 1 सीट हुआ करती थी विधानसभा के अंदर। लगभग हर बार ये हुआ करता था जब SC तथा ST के आरक्षण को बढ़ाया जाता था उसी टाइम एंग्लो इंडियन की सीटों को भी बढ़ा दिया जाता था। 70 साल तक तो यही चलता रहा। लेकिन इस बार हमारी केंद्र सरकार ने एंग्लो इंडियन की जो सीट थी आरक्षण था उसको नहीं बढ़ाया गया। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एंग्लो इंडियन अब हमारे पास हमारी लोकसभा के अंदर तथा राज्य विधानसभाओं के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, मनोनीत के रूप में देखने को नहीं मिलेंगे। यदि चुनाव जीत के आते हैं तो आ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो मुझे लगता है कि हमारे इस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और इनकी एक एक बात को मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, हमारे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो हिंदी के अंदर IAS की क्लासेस के लिए कहीं ना कहीं सर्च कर रहे हैं और क्वालिटी क्लासेस को ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।